हेलो स्टूडेंट। हम अभी तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो हम उसके दो पार्ट्स हम पढ़ चुके, बेसिक इंट्रो पढ़ चुके थे, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, वो भी हम पढ़ चुके। और कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हम पढ़ चुके पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में अब हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले बनता था टी फॉर्मेट में बनता था, लेकिन अभी स्टेटमेंट के रूप में हम इसे क्या है तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि इसका कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब कोई भी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जिस संस्था में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, और संस्था के अकॉर्डिंग जो संस्था है किस प्रकार की है, वो संस्था ट्रेडिंग मतलब सामान बाहर से ख़रीद के बेचने वाला कार्य करती हैं या फिर प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग हम जो भी इनकी जो मदें जो आइटम्स है वो हम ऐड करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या क्या फॉर्मेट है। यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग। ये एज ऑन डेटेड नहीं बनेगा, जैसे बैलेंस शीट तो एक पॉइंट पे बनती थी, जबकि ये क्या होता है एक पूरे पर्टिकुलर एक अवधि के लिए बनता है। तो फॉर लिखेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए हम तैयार करते हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर जो भी कंपनी है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इस तरह से। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में बेसिक जो भी मतलब मुख्य रूप से जो भी कार्य होता है, जिस संस्था जिस कार्य को करने के लिए जिस भी कार्य को करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है। मान लीजिए कोई संस्था पेन का निर्माण कर रही है, तो पेन की सेलिंग से जो भी उसका पेन की सेल करने से जो भी उसे इनकम प्राप्त होगी वो क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आ जाएगी। अब हमारा सेकंड आता है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स के अंदर और कोई भी जो मेनली किसी ऑपरेशन के अलावा अदर कोई भी इनकम होती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे अदर इनकम्स में। ये हो जाएगी हमारी टोटल इनकम। ठीक है, अब हम आते हैं एक तरह से ये हम बोल सकते हैं एक प्रोडक्शन कंपनी जो होती है, जो प्रोडक्शन करती है वस्तु का, उसका फॉर्मेट हमें संभाल लें एक बार। तो ये देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है टोटल इनकम, हमारा ए पार्ट में आ गया। अब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है उसकी कॉस्ट जो भी होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है प्लस उसमें परचेज जो इस करंट ईयर में हमने ख़रीदा है, और माइनस जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इस तरह से हम इस निकाल के जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ स्टॉक परचेज्ड। जो भी स्टॉक वहाँ पर ऊपर रॉ मटेरियल के बारे में बोला और नीचे किसी स्टॉक के बारे में बोला है। कोई स्टॉक अगर ऑल मतलब जो बना हुआ माल है वो कंपनी खरीदती है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक परचेज में। नेक्स्ट आ रहा है चेंजेस इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ स्टॉक परचेज्ड हो गया। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP। जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, जब हम साल जैसे ख़त्म होता है या कोई फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो फिनिश गुड्स होती हैं, जो माल तैयार होता है उसकी कोई ना कोई इन्वेंट्री बचती है। और इसके अलावा WIP की भी कोई इन्वेंट्री, जो वर्क इन प्रोग्रेस में जो आधा माल तैयार हो गया आधा बाकी है, ऐसी भी इन्वेंट्री बचती है। तो वो चेंजेस माइनस या प्लस जो जैसे भी हों वो हम यहाँ लिख देंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिक्स फिनिश गुड्स एंड WIP। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी हो गई या फिर अदर कोई बोनस वगैरह या कोई भी किसी भी प्रकार की एम्प्लॉय वेलफेयर की कोई कार्य की जा रही है वो सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। नीचे फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह के लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा और कोई भी फाइनेंशियल कोई भी कॉस्ट हो रही है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस।
तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे, मूल्यह्रास का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस, और कोई भी एक्सपेंसेस अगर होते हैं और कोई भी खर्च होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल हो गया ये बी का पूरा पार्ट यहाँ पर टोटल कर देंगे हम। फिर ए में से हम पूरी इनकम में, टोटल इनकम में से हम इन टोटल एक्सपेंसेस को घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर जैसे हमने ऊपर देखा था इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जो संस्था में जो भी हम बोल सकते हैं जो उसका मेन कार्य है, जो मुख्य गतिविधि है, उससे जो आय प्राप्त हो रही है वो हम यहाँ पर वहाँ ऊपर लिखा हमने। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स मान लीजिए संस्था की कोई मशीनरी है, उसे सेल आउट किया, तो संस्था का मुख्य कार्य तो हुआ नहीं, संस्था का मेन ऑपरेशन तो नहीं है ना ये, तो उससे फिर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, जैसे भी हो। फिर इसके बाद में आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद में हम वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी सिचुएशन पैदा हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो इस वजह से कोई भी लाभ या हानि हुई है तो वो हम यहाँ पर ऐड और लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जितना भी प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है, तो लेस कर देंगे हम, टैक्स की जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस किए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसके अंदर से प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कोई भी ऐसी गतिविधि जो कंपनी ने बंद कर दी हो तो उससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, नेट हम अमाउंट लेंगे, वो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे। नीचे कट गया थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे है टोटल प्रॉफिट, जो भी बचेगा नेट प्रॉफिट हमारा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बोल सकते हैं किसी भी कंपनी के P&L का। तो ये हमने देखा। इसके बाद में हम एक दो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके बारे में बेसिक थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे, इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर। और इसके अलावा इसके बाद में हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है P&L का, और अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।